तो अब हम अपने नेक्स्ट लॉ पे आ गए। तो लॉ का नाम है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मैं इसको समझाता हूँ होता क्या है, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वन बाय वन। समझो क्या होता है न्यूमेरिकल अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो जी जरा ध्यान से। टॉपिक का नाम है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. Just try to understand carefully law of multiple proportion. अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है समझाता हूँ, जरा समझो ध्यान से। ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, मान लो नाइट्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो आप देख लो ध्यान से, तो मैंने दो प्रोडक्ट तो बनाए, दो से ज्यादा भी बना दिए, तीन बना दिए। दिस लॉ सेज when two elements, element 1 element 2 combine, ध्यान से अभी के अभी याद कर लेना लॉ भी। when two elements combine to form two or more products, then if we fix the mass of one element, other will bear simple whole number ratio, इसे आप ध्यान से देखो, मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करा रहा हूँ। when two elements combine to form two or more elements, then if we fix the mass of one element, the other, जिसको फिक्स किया वो नहीं, अदर जिसको फिक्स नहीं किया, अदर विल बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये ना साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, इतना बढ़िया से समझाया मैंने। अब मैं इसकी एक एग्जांपल को समझाता हूँ क्या मतलब है कहने का। तो देखो, जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें कंपाउंड मिला NO2 एंड N2O4, हमें कंपाउंड मिला। अब इस कंपाउंड में हमने एक चीज को फिक्स करना है, ठीक है। हमें कंपाउंड मिला, यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं, है ना, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। तो हमें एलिमेंट मिला नाइट्रोजन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारा 14 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। यहाँ पे 14 ग्राम 16 दूनी 32, यहाँ पे आपका 28 ग्राम और यहाँ पे 64 ग्राम। समझ में आया ना कैसे आ रहा है? मोलर मास लिख दिया मैंने, एटॉमिक मास। अब लॉ पढ़ो क्या कहता है। कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट। तो मैं नाइट्रोजन फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये सेम जैसे दिख रहे हैं। तो ये 14 है, ये 14 है, ये नहीं है, तो इसको 14 बना देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 14। अब ध्यान रखो, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। अब देखो फिक्स हो गया, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब पढ़ो क्या कह रहा है। अगर हम एक का मास फिक्स कर दें तो जो बच गया वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जाएगा, मतलब सेम टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं। 16 वन सा 16 कितने पे जाएगा, 16 टू सा 32, 16 टू सा 32। तो 1:2 हमारा आ गया, यही ये लॉ कहता है। लो, तो मैंने इस लॉ को समझाया, फिर से सुनो क्या कहता है। when two elements, ध्यान से समझना, when two elements combine to form two or more elements, then we fix, तो मैंने फिक्स किया नाइट्रोजन, एक को फिक्स करना था। फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, द अदर मतलब ऑक्सीजन, जो बच गया वो सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा या उसकी सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगी। ये लॉ पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसका एक हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। बट पेपर में न्यूमेरिकल मैंने देखा है इतना नहीं आता, बट हमें न्यूमेरिकल कर लेना ठीक रहेगा। तो हमने टोटल 5 लॉ पढ़ने हैं, 5 में से हमने 3 पढ़ लिए, 2 और पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ आपको, जल्दी से इसे याद करो और अपने आप को सुनाओ। आपको दूंगा 1 मिनट। योर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। हैं अब हम 2 लॉ और बचे हैं, उसको करते हैं, फिर न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो ये रहे हमारे 2 लॉ और ये रहे लॉ। पहला लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है जल्दी से समझाते हैं, पेपर में आएगा नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पूछा ही नहीं जाता कहीं पे भी, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है लॉ। तो हमारा पहला लॉ है साइंटिस्ट के नेम के साथ गे-लुसैक्स
लॉ। अब ये लॉ ना हमें ऑलरेडी पता है, ये लॉ स्टोइचियोमेट्री की बात करता है और हमें ऑलरेडी इस लॉ के बारे में पता है। क्या कहता है ये लॉ? मान लो, अच्छा ये लॉ ना गैस की बात करता है, सिर्फ गैसियस रिएक्शन की, गैस वाली जितनी भी रिएक्शन है। कहता है मान लो H2 और O2 की रिएक्शन हुई और आपको वाटर वेपर मिला, वाटर वेपर मतलब गैस, और ये तो गैस है ही है। तो कहता है इसको सबसे पहले तो बैलेंस करो, बैलेंस कर लिया। कहता है बैलेंस करने के बाद जब भी आप देखोगे तो जो इसकी रेशियो है देखो क्या आएगी, 2:1:2। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम स्टोइचियोमेट्री में सीख चुके हैं। बस यही कहता है गेल-लुसैक्स लॉ। गेल-लुसैक्स लॉ कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो उसका वॉल्यूम रेशियो है, ये जो बैलेंसिंग नंबर है ना, इसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, बैलेंसिंग नंबर कहते हैं, मोल भी कहते हैं और मोल वॉल्यूम भी होता है। तो इसी को इसने वॉल्यूम बोल दिया, जो बैलेंसिंग नंबर है इसी को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, यानी मोल वॉल्यूम रिलेटेड है। तो गेल-लुसैक्स लॉ कहता है कि जब भी आप कोई गैसियस रिएक्शन करेंगे तो जो उसकी रेशियो होगी, वॉल्यूम रेशियो वो हमेशा सिंपल होल नंबर होगी। तो आप देख रहे हो, इट इज सिंपल एंड होल नंबर, बस, और कुछ भी नहीं, और कोई कहानी नहीं है। लास्ट लॉ, लास्ट लॉ जो है हमारा, ये है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ भी हमें ऑलरेडी पता है। एवोगैड्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम हो तो नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे इक्वल वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो मोल्स तो सेम ही होंगे ना, ये तो हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया। वही बोलता है ये एवोगैड्रो लॉ सेज, अगर किसी गैस का, मान लो कोई अलग अलग गैस है, उसका वॉल्यूम सेम है तो उसके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। मतलब क्या कहने का, जैसे 1 kg है, मैं बोलूँ 1 kg शुगर का मतलब बताओ, तो इसका मतलब होता है 1000 ग्राम। मैं बोलूँ 1 kg पत्थर का मतलब बताओ, तो पत्थर का भी मतलब यही होगा 1000 ग्राम। 1 kg बुक्स का मतलब बताओ, तो इसका भी मतलब यही होगा आपका 1000 ग्राम। मतलब कहने का क्या हुआ, 1 kg ऑफ एनीथिंग इज 1000 ग्राम। इसी तरह से एवोगैड्रो कहने का मतलब है इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग मींस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम ऑलरेडी मोल में पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो ये हम हमेशा पढ़ चुके हैं। तो यही कहता है एवोगैड्रोस लॉ। अब एक बार मैं रीड कर देता हूँ जिससे आपकी थोड़ी तसल्ली हो जाए। बाकी ये याद रखना है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, मतलब ये दो लॉ को तो ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कुछ होता है ऐसा। देखो, गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैस मतलब गैस से रिलेटेड है, states that when gases react together to form other gas and when all volumes are measured at same temperature and pressure, the ratio between the volume of reactant gas and product gas are simple whole number। तो ऐसा ही तो था जब मैंने रिएक्शन कराई, कि जब हमने इसकी रेशियो निकाली तो गैसेस रेशियो का जो वॉल्यूम रेशियो है, इसको वो वॉल्यूम कह रहा है, जो बैलेंसिंग नंबर है इसको वॉल्यूम कह रहा है, तो वो सिंपल रेशियो में है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। चलो अगला रूल देखते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वही हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि V प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है K। तो डोंट टेक इट सो सीरियसली, बस पढ़ो इसको, याद रखो और भूल जाओ कुछ दिनों के बाद। जब पेपर आए तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, पेपर में ये आता नहीं है, पेपर में आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये आता है। अब आती है बारी न्यूमेरिकल्स करने की, तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले सबसे सिंपल न्यूमेरिकल बोलो बेटा। सर अपने स्कूल में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कराया गया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बेटा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करना, मैं अगली क्लास में करवा देता हूँ उसको, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने वो कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है और तकरीबन पिछले 4-5 सालों से स्कूल में पूछ भी नहीं रहे हैं। तो आपके स्कूल में कराया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। तो अपने प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लेना, अगली क्लास में मैं वही करने वाला हूँ कि जो जो डाउट आएंगे आई विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो अभी जो मैं करवा रहा हूँ करंट वो वाला आप देख लो, ठीक है मुकुट। यस ओके सर। जी, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देख लो मास लिखे हुए हैं नीचे और एक का निकालना है, तो हम बड़े आराम से निकालेंगे। कहता है इफ बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा 6.3 ग्राम बेकिंग सोडा एडेड टू 15 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH को कहते हैं,
सोल्यूशन द रेसिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम, मतलब जब बनाया तो जो प्रोडक्ट बना ना उसका मास था 18 ग्राम, साथ में CO2 भी बनी, कह रहा है उसका मास बताओ। तो हमने रिएक्शन लिख लेनी है ऐसे, जो दिया उसका मास लिख लेना है, जो नहीं दिया उसको हमने x मान लेना है। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 21.3 आएगा। इसको हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि x निकालना है, तो 18 को माइनस कर लेंगे तो 3.3 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो बड़े इजी तरीके से ये हो जाएगा और इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब आ जाओ आगे। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हमारा रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था ना वाटर, तो जिस मर्जी मेथड से वाटर बनाओ, जो उसकी मास रेशियो थी 1:8 वो सेम आनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा कैसे होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी राइटिंग शीट पे इसको डालता हूँ इस क्वेश्चन को, और कोशिश करता हूँ आपको समझाने को ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं रीडिंग भी करता हूँ और आपको साथ के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ मैंने क्या समझाया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में। मैंने समझाया था जैसे वाटर है, वाटर आप जिस मर्जी मेथड से बनाओ तो H हमेशा 2 आएगा, ऑक्सीजन हमेशा 1 आएगा। अब इसका मास रेशियो निकाल लो तो 2, हाइड्रोजन का मास 1 × 2 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इसकी रेशियो बनी थी 1:8, यानी ये हमेशा फिक्स है। यानी आप वाटर जिस मर्जी मेथड से बनाओ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा आपको फिक्स मिलने वाली है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 6.48 ग्राम ऑफ लेड, मतलब आपके पास लेड है 6.488 ग्राम लेड, कंबाइंस विद अपना ऑक्सीजन 1.002 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड ऑक्साइड PbO2। ठीक है, कह रहा है टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड। ठीक है जी, ये बनाया उसने PbO2 एक मेथड से। कहता है लेड पर ऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग। तो ये हो गया मेथड 1 बनाने का। जैसे मैंने बनाया ना वाटर आप किसी मेथड से बनाओ, मेथड 1 मेथड 2, तो वाटर की रेशियो हमेशा सेम आएगी। तो इसी तरह से कहता है एक और मेथड से बनाया लेड ऑक्साइड, एक और मेथड से बनाया गया, तो उसमें क्या मिला, lead peroxide is also prepared by heating lead nitrate, another method. It was found that the percentage of oxygen in lead peroxide is 33.38। इसको जब बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन परसेंटेज निकाली गई, ये थी हमारी 13.38%। ये समझो एक्सपेरिमेंट 2 है। अब क्या कहता है इसके बाद, यूज द डाटा एंड टेल द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब देखो कह रहा है कि उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट में उसने परसेंटेज नहीं दी, दूसरे एक्सपेरिमेंट की दे दी। कहता है कि अगर इसकी परसेंटेज ये आई है तो इसकी भी यही आनी चाहिए, तभी होगा ना कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो हम परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि आप वाटर जिस मर्जी मेथड से बनाओ मास रेशियो सेम आएगी। तो उसने एक की मास रेशियो दे दी, कहता है दूसरी निकाल के देखो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सेम आ गई तो लॉ ऑफ कांस्टेंट अपना कंपोजिशन को ओबे करता है, नहीं आई तो नहीं करता। तो निकालते हैं। अब परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को ऐड कर लो। तो दोनों को ऐड कर लो तो 6.488 प्लस 1.002 कितना बना, 0947। अब निकालते हैं ऑक्सीजन परसेंटेज। एक्सपेरिमेंट 1 का निकाल रहे हैं, 2 का तो दिया ही है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज तो ऐसे ही निकलती है। तो मास, अब मास ऑफ ऑक्सीजन है 1.002 और टोटल मास है 7.490 इनटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका 13.38% के आसपास आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, देखो जब भी आप कोई भी वाटर लो तो वाटर की मास रेशियो सेम आती है। तो कोई भी तरीके से PbO2 बनाओ उसकी भी परसेंटेज सेम आनी चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट की दे दी उसने, एक की हमें निकाल ली, तो सेम आई या डिफरेंट आई, बताओ 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 जल्दी बताओ। सेम आई, सर। सेम आई। तो ये लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ बताओ।
कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 की परसेंटेज दे देंगे, एक्सपेरिमेंट 2 की दे देंगे, कहेंगे प्रूफ करो ये लॉ ऑफ मास एक्शन को ओबे करता है, तो उनकी मास रेशो निकाल लो अलग अलग। तो अलग अलग मास रेशो निकालोगे तो वो सेम आएगी जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को कैसे निकालना है। बाकी जब मैं वीडियो भेजूंगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट अ प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर। अब हम इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे याद करना शुरू करेंगे। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं ले जाऊंगा अपने राइटिंग सेक्शन में, ताकि मैं वहाँ पे एकदम अच्छे से समझा पाऊँ। ये मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये अब हमारा थर्ड लॉ के ऊपर है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मुकुट ने बोला है, पेपर में वो आता नहीं है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, बट उसके स्कूल में कराया है, तो मैं सबको ही बता दूंगा क्या होता है। बाकी जिसके जिसके स्कूल में कराएंगे वो कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। अब आप इस क्वेश्चन को समझो। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, दो कंपाउंड बने, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। उसने बताया नहीं कौन से। जैसे मैंने बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो मैंने बता दिया था कौन कौन से बने, इसने नहीं बताया। आगे चलते हैं। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज। अब इसने परसेंटेज दे दी, तो हम ऐसे करते हैं, टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। कंपाउंड, कार्बन परसेंटेज एंड ऑक्सीजन परसेंटेज। मुझे जल्दी जल्दी से ना माइनस करके बताना है। तो कंपाउंड 1 लिख दिया एक जगह कंपाउंड 2 लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9%, while in the other is 27.3%. अब कहता है शो द डाटा इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मल्टीपल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल का मतलब था कि हम एक को फिक्स करेंगे तो दूसरे की सिंपल रेशो आनी चाहिए। तो अब इसको कैसे फिक्स करें भाई, तो अब ये समझना है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, परसेंटेज तो हमेशा 100 में से निकलती है ना, तो ये कंपाउंड 1 है, दिस इज कंपाउंड 1, दिस इज योर कंपाउंड 2। कंपाउंड 1 में कार्बन की परसेंटेज दे दी, तो ऑक्सीजन की कितनी बनी, जरा माइनस करके बताओ, जल्दी जल्दी माइनस करो। 100 सर कैसे बनेगी, 100 माइनस कितना करेंगे, 67.1 42.9। हाँ, और कितना बना, 57.1। इतना ही आ रहा है 57.1 बेटा, यस सर 57.1%। अब इसका निकालो, 100 माइनस 27.3%, इसको करोगे तो 72.7 आ रहा है। इसको करने से आएगा 72.7%। अब हमने ये तो सारा निकाल लिया। अब हमें एक का मास फिक्स करना है, इसका मास फिक्स करना है, एक को मास फिक्स करना है। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड कैसे होता है कि इतने में इतना तो 1 में कितना, फिर इतने में इतना तो 1 में कितना। देखो नाउ गोइंग टू फिक्स मास ऑफ कार्बन बाय यूनिटरी मेथड। समझना ध्यान से, ये वाला स्टेप जल्दी समझ नहीं आता। यूनिटरी मेथड समझो ध्यान से कैसे होगा, मैं समझा रहा हूँ, समझो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर कंपाउंड 1 मैं करने जा रहा हूँ, फॉर कंपाउंड 1। कंपाउंड 1 को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां है 42.9 ग्राम, परसेंटेज मतलब ग्राम में, ग्राम कार्बन कंबाइनिंग विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कार्बन में कितना होना चाहिए, देखो ये मैंने 1 ले लिया, इतने में इतना होता है तो 1 ले लिया। ये देखो यही मैं करने जा रहा हूँ। नाउ गोइंग टू फिक्स मास ऑफ कार्बन इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट 1 में इतने में इतना तो 1 में कितना। इसी तरह फॉर एक्सपेरिमेंट 2, फॉर कंपाउंड 2 बताओ क्या इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द टेबल। 27.3 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन है, 72.7 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 में कितना होना चाहिए, 1 ग्राम कार्बन में कितना होना चाहिए। देखो ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना होना चाहिए, 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3। यूनिटरी मेथड लगा दिया तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी,
ये हो गया 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। बताओ डिवाइड करके कितना आया, बताओ जल्दी से डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आया। इसको डिवाइड करोगे तो ये है आपका 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, तो ये आता है 1.33। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 1.33 ऑक्सीजन। यानी एक्सपेरिमेंट 1 में ऑक्सीजन एंड एक्सपेरिमेंट 2 का निकाल लेते हैं ऑक्सीजन। तो इसको एक अलग से टेबल बना लेते हैं क्योंकि हमें सिंपल रेशियो बनानी है ना, समझना ध्यान से। टेबल बना लिया तो एक्सपेरिमेंट 1 का ऑक्सीजन का आंसर आया 1.33 और एक्सपेरिमेंट 2 का आएगा आपका 2.66 के आसपास। तो आप सॉल्व करोगे 2.66 आएगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 में आया 2.66। अब लो, अब पढ़ो। कहता है कि अगर एक का मास फिक्स कर लें तो हमने 1 मान के करा ना, जो भी हमें वैल्यू दी थी, इतने में इतनी तो 1 में कितनी, इतने में इतनी तो 1 में कितनी, यानी हमने कार्बन को 1 बना दिया। जो हमारा कार्बन था इसको हमने फिक्स करके 1 बना दिया, आपके सामने है 1 बना दिया। तो 1 में इतनी, तो जो बच गया उसकी रेशियो। अब इसको देखो 1 जा 2 जा, तो रेशियो क्या आई 1:2 आई। अब ये बताओ सिंपल रेशियो आई कि नहीं आई, बताओ सिंपल होल नंबर रेशियो आई कि नहीं आई, बोलो बेटा। सर आ गई। आ गई ना, आई तो सर। बस हाँ, तो यहाँ पे ये यस सर। प्रूव हो गया, यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव हो जाता है। अब आपने कोई नया क्वेश्चन बेटा ट्राई नहीं करना, आप इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करो। अब एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करो और नोट करके मुझे डन बोलो। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, इसे नोट करके मुझे डन बोलो। और आज हम इतना ही करेंगे और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे।